मैं डॉक्टर दर्शना राठौर, अतिथि विद्वान विजया राजे गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज मुरार में हूँ। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हिंदी में वित्तीय प्रबंध बोलते हैं। वित्तीय प्रबंध होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए, और इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो वित्तीय प्रबंध जो होता है वो होता क्या है? वित्तीय प्रबंध को जानने के लिए हम इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में हम इसको बांटेंगे। फर्स्ट होता है मेरा वित्तीय का वित्त होगा। वित्त को हम लोग इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं। वित्त को हम लोग इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं, और प्रबंध को हम लोग इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग वित्त का मतलब समझेंगे। वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त को सामान्य भाषा में बोला जाता है मनी। मनी को हिंदी में बोला जाता है मुद्रा या करेंसी। वित्त को मुद्रा बोल लो चाहे मनी बोल लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। मनी का काम क्या होता है? सबसे पहले ये देखें, मनी का काम होता है कि हम मनी के बदले में कोई चीज़ लेते या देते हैं, यानी कि हम मनी को वस्तुओं से एक्सचेंज करते हैं। मनी मैंने दी, वस्तु ली, इसका मतलब क्या हो गया? बिजनेस की भाषा में या कॉमर्स की भाषा में हम लोग बात करें तो कॉमर्स की भाषा में हम लोग पैसे देकर वस्तु लेने को परचेजिंग कहते हैं। परचेज मतलब मैंने वस्तु को खरीद लिया। अगर मैं पैसे लेकर वस्तु देती हूँ तो क्या हुआ? मैंने वस्तु को बेच दिया। मैंने वस्तु को बेच दिया। कॉमर्स की लैंग्वेज में मैं बोलूँगी कि वस्तु का विक्रय कर दिया या मैंने गुड्स को सेल कर दिया। अब इन दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ कि मेरी मुद्रा या तो आई या फिर मेरी मुद्रा गई। मनी आई या गई। मुद्रा जो आना होता है उसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्त प्रबंध की भाषा में इनफ्लो कहेंगे। वित्त प्रबंध की भाषा में हम लोग इनफ्लो कहेंगे। आने को, मनी के आने को, बार बार ये बात बता रही हूँ कि मनी के आने को मैं इनफ्लो बोलूँगी, और मनी के जाने को मैं उसको आउटफ्लो बोलूँगी। आउटफ्लो मतलब मनी मेरे हाथ से गई, बाहर गई। बाहर गई मतलब मैंने खरीद लिया कुछ सामान और मैंने मनी दे दी। अब मनी इनफ्लो आउटफ्लो हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए मनी का सर्कुलेशन जरूरी है। मनी बहुत ज़रूरी है। बिना मनी के हम लोग कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते या कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। मनी होना तो ज़रूरी है ही, साथ में बिजनेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि मनी का प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहे। सर्कुलेशन मतलब उसका आना जाना लगातार होता रहे। अगर हम स्टोर करके रख देंगे तो उस मनी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उस मनी का सही तरीके से उपयोग नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या आवश्यक है कि मनी का प्रॉपर आए और प्रॉपर जाए, हम उसे गुड्स खरीदते या बेचते रहें। अब ये चीज़ काय में होती है? बिजनेस में होती है। बिजनेस यानी कि व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक इस तरह की प्रक्रिया है जहाँ पर हम वस्तु को खरीदते या बेचते हैं। जब हम वस्तु को खरीदते या बेचते हैं, आपने एक बार वस्तु को खरीद लिया या दो बार वस्तु को खरीद लिया, फिर कुछ काम नहीं किया खरीदने का, या एक या दो बार वस्तु को बेच दिया फिर हमने कुछ काम नहीं किया, तो वो बिजनेस नहीं है। इट्स नॉट अ बिजनेस। वो क्या है? वो हमने अपने यूज़ के लिए कोई सामान को खरीद लिया, अपने उपभोग के लिए कोई सामान मैंने परचेज कर लिया, बट इट्स नॉट अ बिजनेस। तो बिजनेस कब हुआ? बिजनेस तब होगा जब वही क्रिया मैं लगातार करूँगी, निरंतर रूप से कंटिन्यूसली वो प्रोसेस मेरी चलती रहेगी। यानी कि अगर मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ तो मुझे निरंतर रूप से उसको सेल करना पड़ेगा। एक या दो बार नहीं, निरंतर रूप से सेल करते रहना पड़ेगा। सेल करने के लिए मुझे और गुड्स खरीदना भी पड़ेगा। तो ये मेरी पूरी प्रोसेस जो है वो कहलाती है मेरी बिजनेस।
बिजनेस में मनी का वो स्थान होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड का होता है। ब्लड का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेट होता है। प्रॉपर सर्कुलेट होने से क्या होता है? प्रॉपर सर्कुलेट होने से हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती है। अदरवाइज अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, या तो अधिक तरीके से बहाव करे या वो कम तरीके से बहाव करे, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से बिजनेस में अगर मनी को रोक दिया जाए या निरंतर रूप से बाहर आउटफ्लो मनी आउटफ्लो होती रही या इनफ्लो ही होता रहा, तो हमारा बिजनेस सही तरीके से काम नहीं करेगा। बिजनेस सही तरीके से काम करने के लिए मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही होना बहुत आवश्यक होता है। अब ये बात मैंने आपको मनी की समझाई है, मनी ही होती है। फाइनेंस को और अधिक समझने के लिए हम इसके कार्यों को समझेंगे। इसके कार्य जो कार्य होते हैं, इसके मनी के कार्यों को समझने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। फंक्शन ऑफ फाइनेंस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वित्त के कार्य। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस को हम लोग बोलेंगे वित्त के कार्य। वित्त के कार्य को हम लोग मेनली दो भागों में बांटेंगे। एक्चुअली होता ये है कि वित्त से संबंधित लोगों की अलग अलग विचारधाराएं रही हैं, शुरू से रही हैं। तो इन विचारधाराओं को एक्चुअल में हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में फर्स्ट विचारधारा हो गई परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। परंपरागत विचारधारा को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच का जो समय अवधि हुई है वो 1920 से 1930 के बीच में ये बहुत अधिक लोकप्रिय हुई है। उसके बाद ये 1950 तक लगातार इसका कार्यवाहन होता रहा है। ये लगातार विचारधारा 1950 तक चलती रही। इस विचारधारा के अनुसार, परंपरागत विचारधारा के अनुसार, जो अर्थशास्त्री जो विद्वान थे सोलोमन इज़रा, उनका ये कहना था कि कोषों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। कोष क्या हुए? कोष हो गए फंड। फंड क्या हुआ? फंड वही पैसा, मनी, फाइनेंस जो है उसको एकत्रित करना बहुत आवश्यक है। मतलब इस विचारधारा के अंदर जितने भी विद्वान रहे हैं उन सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि फंड को एकत्रित किया जाए। फंड कैसे एकत्रित किया जाए, कोष को कैसे इकट्ठा करें, कब इकट्ठा करें, कितनी मात्रा में इकट्ठा करें, इस बात पर इस विचारधारा के अंदर जोर दिया गया है। उसका यूज़ क्या होना है, उससे इस विचारधारा को कोई लेना देना नहीं है। इससे रिलेटेड आपको जब एक ही चीज़ पे उन्होंने अधिक से अधिक बार जोर दिया गया है, तो परंपरागत विचारधाराओं में बहुत सारी कमियां भी हुई हैं। कमियां क्या हुई हैं? पहली कमी यही है कि ये एक पक्षीय विचारधारा है। एक पक्षीय यानी कि वन साइडेड अप्रोचेज, वन साइडेड ये कॉन्सेप्ट है। ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ वित्त से संबंधित समस्याओं पे ध्यान देती है, फाइनेंस से संबंधित समस्याओं पर देती है। लेकिन किससे वित्त से संबंधित समस्याओं पे ध्यान देती है? ये सिर्फ जो समामेलित उपक्रम होते हैं उनकी समस्याओं पर, निगम होते हैं उनकी वित्त की समस्याओं पर ये जोर देती है। अगर कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, यानी कि वो एकल व्यापारी है या साझेदारी संस्था है, उनके वित्त से संबंधित ये समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है? एक पक्षीय विचारधारा है, यानी कि वन साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। इसलिए इसको ये सही नहीं माना गया है, इसलिए ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी कही गई है। उसके बाद जो दूसरी इसकी बड़ी कमी है वो ये है कि ये दीर्घकालीन प्रबंध पर अधिक केंद्रित है। दीर्घकालीन जो मैं वित्तीय प्रबंध कर रही हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं
कोषों का प्रबंध कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए मैं वित्त का प्रयोग कर रही हूँ, ये उस बात पर अधिक ध्यान दे रही है। ये शॉर्ट टर्म पे आने वाली, या शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकाल, थोड़े से समय के लिए, छोटे समय के लिए जो समस्याएं आती हैं उन पर ये ध्यान नहीं देती। तो ये इसकी दूसरी कमी है कि ये सिर्फ दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं पे ध्यान दे रही है, दीर्घकालीन वित्त संबंधी समस्याओं पर ध्यान देती है, ये अल्पकालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है, ध्यान न देना। तीसरी इसकी जो कमी है, ये कुछ ही समस्याओं पर ध्यान देती है। ये विचारधारा की सबसे बड़ी कमी है कि जो कुछ विशेष समस्याएं होती हैं ये सिर्फ उन पर ध्यान देती है, जैसे प्रवर्तन, समामेलन। आपकी जब कोई भी कंपनी का समामेलन हो जाए, प्रवर्तन होता है, एकीकरण होता है, ये उससे रिलेटेड समस्याओं पर ये ज़्यादा ध्यान देती है, सिर्फ उनसे रिलेटेड समस्या, इनके वित्त से रिलेटेड समस्याओं पर ये ध्यान देती है, ये और पक्षों पर ध्यान नहीं देती। तो इस प्रकार की इनकी और भी कमियां हैं जिन पर ये विचारधारा सही नहीं उतरती है। इस कारण से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, समय बदला, समय 1950 तक ये विचारधारा चलती रही, लेकिन इनकी कमियां बढ़ती रही। तो कई और भी आए हैं जिन्होंने, कई विद्वानों ने नई विचारधारा का जन्म दिया है, जिसे हम लोग आधुनिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। नई विचारधारा को हम लोगों ने बोला आधुनिक विचारधारा, यानी कि मॉडर्न अप्रोच, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या किया है इन लोगों ने, मॉडर्न अप्रोच को जो आधुनिक विचारधारा के जो विद्वान हैं जिन्होंने इस विचारधारा को लाए हैं, वो स्पेशली आपके होवर्ड हैं, डेल्टन हैं। होवर्ड और वॉकर, वेस्टर्न, ये आपके विचारधारा लाने वाले लोग हैं। इनके अनुसार उन्होंने ये बताया है कि इस विचारधारा के अंदर सिर्फ वित्त को इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस विचारधारा में सिर्फ यही बोला है कि आप वित्त को एकत्र करो। कैसे एकत्र करना है, कितनी मात्रा में एकत्र करना है, क्यों एकत्र करना है, कब एकत्र करना है, सिर्फ इसी बात पे इस विचारधारा के अंतर्गत ध्यान दिया है। इस विचारधारा में ये चीज़ नहीं है। इस विचारधारा के जो हैं विद्वान वो हैं होवर्ड हैं, वॉकर हैं, और भी इसमें हैं, ठीक, आदि मैं लिख देती हूँ, और भी इसमें हैं जिन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार वित्त को इकट्ठा ही करना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रभावशाली उपयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, अब पैसा इकट्ठा करके करना क्या है, इस पे भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ही होवर्ड ने 3 निर्णय लिए हैं, किस तरीके से आप पैसों को इकट्ठा करोगे और उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग किस प्रकार करोगे। यानी कि इन्होंने 2 बातों पे बोला है कि आप फाइनेंस को, यानी कि वित्त को इकट्ठा तो कर रहे हो, वित्त को मैंने एकत्र तो किया है, वित्त को प्राप्त तो कर लिया है, प्राप्त करना तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग भी बहुत ज़रूरी है। प्रभावशाली उपयोग होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके संबंध में इन्होंने 3 निर्णय लिए हैं। बेसिकली वही 3 निर्णय हमारे वित्त के कार्य कहलाते हैं। जो 3 निर्णय इन्होंने बताए हैं, विनियोग निर्णय, अर्थ प्रबंधन निर्णय और लाभांश निर्णय, वही तीनों हमारे बेसिकली द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस हैं या वित्त के कार्य हैं। उनको समझने के लिए, विस्तार पूर्वक समझने के लिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी कि वित्त के कार्यों को किस तरीके से समझा जाता है। उसका जो पहला फंक्शन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या हिंदी में हम बोल देते हैं उसको विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन
डिसीजन में क्या डिसीजन लेना होता है? इन्वेस्टमेंट करना। मनी मेरे पास है, मैं क्या करूँगी, उसको एक्सपेंस करूँगी, खर्च कर दूँगी। और क्या करूँगी मनी का? और मनी को मैं ये सोचूंगी कि ऐसी जगह लगाऊं जिससे मुझे और पैसा लगे। तो ऐसी जगह लगाऊं और पैसा मिले, वो होता है इन्वेस्टमेंट करना, उसका विनियोग करना। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। किस तरीके से ये किया जाएगा? आपको या तो दीर्घकाल के अनुसार किया जाएगा, दीर्घकाल को लंबे समय को ध्यान में रख के किया जाएगा, या छोटे समय को, अल्पकालीन समय को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग। दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग। और इसका जो दूसरा पोर्शन होता है, दूसरा जो भाग है, वो है हमारा इन शॉर्ट टर्म विनियोग। इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। इन शॉर्ट टर्म एसेट्स या अल्पकालीन संपत्ति में विनियोग। अल्पकालीन संपत्ति में विनियोग। ठीक, दो तरीके से हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया है। या तो हम कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए करेंगे, या लंबे समय के लिए करेंगे। लंबे समय के लिए क्या? लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, मैंने कोई संपत्ति खरीद ली, मैंने मकान खरीद लिया, मैंने प्लॉट खरीद के डाल दिया कि पड़ा रहने दो, 15-20 साल बाद देखेंगे क्या होगा, दैट इज़ द इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। मैंने कुछ छोटे समय के लिए कोई चीज़ खरीदी है कि साल 2 साल में देखते हैं क्या होता है, और उसको मैंने सेल कर दिया, इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। दो तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि विनियोग संबंधी जो निर्णय लेते हैं, सबसे पहले तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है किसका? वित्तीय प्रबंध का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है विनियोग निर्णय। ठीक, अब विनियोग संबंधी निर्णय जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चितता विश्लेषण के द्वारा विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं का सतर्कतापूर्ण मूल्यांकन के बाद लिया जाता है। नहीं आया ना समझ में? मैं आपको बताती हूँ, ये बुक की लैंग्वेज है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है जैसे, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हम अपना पैसा इसमें भी प्लान ए में लगा सकते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होगा, प्लान बी में लगाते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होगा, प्लान सी में लगाते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होगा। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो बहुत सारे मेरे पास विकल्प हैं उसमें से मैं उसी ही विकल्प का चुनाव करूँगी जिससे मुझे अधिक फ़ायदा मिलेगा। समझ में आया? तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले कि बहुत सारे विकल्पों में से मैं उन्हीं विकल्प को चुनूंगी। किस विकल्प को चुनूंगी? जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। यानी कि विकल्प का चुनाव में मैं प्रॉफिट मैक्सिमम जहाँ पर मेरा होगा वहाँ पर मैं उसी विकल्प को चुनूंगी या उसी विकल्प का मैं चुनाव करूँगी। ठीक, दूसरा क्या होता है इसमें? ये तो ये हो गया। दूसरा होता है कि पूंजी विनियोगों का मूल्यांकन सदैव एक प्रमाप मापदंड पे होना चाहिए। पूंजी विनियोगों का मूल्यांकन क्या होना चाहिए? एक ही प्रमाप मापदंड पे होना चाहिए। मतलब किसी को भी नापा, जैसे मैं अगर प्रॉफिट को मेज़र करना चाह रही हूँ तो उसकी जो स्केल होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान ए के लिए अलग स्केल रख रखी है कि मैं इसका प्रॉफिट ये मेज़र करूँगी या प्लान बी के लिए मैंने दूसरी स्केल मेज़र करी, ऐसा नहीं है। जो उसको नापने की मैं स्केल रखूँगी उसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे मापदंड। जो रखूँगी उसके आधार पर किया जाएगा विनियोग, वो एक ही होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स की। अब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करते हैं। इन शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होते हैं अल्पकालीन संपत्तियों में, तो देखिए अल्पकालीन संपत्तियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और जोखिम के बीच में रिलेशन होना चाहिए। यानी कि जो प्रॉफिट है और जो रिस्क है
जोखिम, हिंदी में बोलेंगे रिस्क को जोखिम और प्रॉफिट को बोलेंगे लाभ। इनके बीच में तालमेल बिठा के रखना है हमको। तालमेल बिठा के कैसे रखेंगे कि देखो कहीं भी हमें अगर पैसा लगाते हैं तो जोखिम तो होता है, क्योंकि जो हमारा ज़्यादातर पैसा लगता है वो मार्केट बेस्ड भी होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रही है। अगर वो डाउन हो गई तो वहाँ पर उतना पैसा नहीं मिलेगा, अगर ऊपर आ गई तो पैसा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो रिस्क हुआ, मैंने पैसा लगाया लेकिन उसमें रिस्क रहता है कि कभी भी कम या ज़्यादा हो, तो उस रिस्क को प्रॉफिट के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है इन शॉर्ट टर्म एसेट्स में। इसलिए कहा गया है कि ये जो विनियोग निर्णय है ये दो पर प्रभाव डालता है। किस पे दो पर प्रभाव डालता है? किस पे प्रभाव डालेगा ये? एक डालेगा लाभदायकता पर। लाभदायकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बोलेंगे। और दूसरा ये प्रभाव डालेगा वेल्थ पे। वेल्थ मतलब होती है धन, वेल्थ का मतलब होता है धन। ये जो प्रभाव है विनियोग निर्णय, ये दो पार्ट पे प्रभाव डालता है। इन दोनों पे जो कंक्लूजन निकलता है ये लाभदायकता और धन दोनों पे इसका बराबर प्रभाव होता है। अब मैं आपको दूसरा इसका कार्य बताऊंगी। दूसरा जो कार्य है वो है आपका अर्थ प्रबंधन का कार्य। दूसरा कार्य मेरा होता है अर्थ प्रबंधन का, अर्थ प्रबंधन निर्णय। अर्थ प्रबंधन निर्णय यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन हम किस प्रकार से लेंगे? फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो वित्त का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या कार्य है इसका? इसका कार्य है कि हमें कोषों को तो प्राप्त करना है, हमें वित्त प्राप्त करना है, हमें फंड को प्राप्त करना है। तो फंड हमें किससे प्राप्त होते हैं? सोर्सेज से। सोर्सेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्रोत। हम क्या करते हैं, हमें वित्त प्राप्त करना है, हमें मनी प्राप्त करना है, हमें फंड प्राप्त करना है, तीनों सेम है। वो हम किस किस स्रोत से प्राप्त किस किस स्रोत से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, या आप उनको प्राप्त करने के लिए आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? क्यों? क्योंकि हर सोर्सेज की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। इसमें उन सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि हमें वित्त किस स्रोत से लेना है। अल्पकाल में किस स्रोत से लेना है, दीर्घकाल में किस स्रोत से वित्त को लेना है। तो वित्तीय प्रबंधक का ये दायित्व होता है। वित्तीय प्रबंधक को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। तो वित्तीय प्रबंधक का ये दायित्व होता है कि वह दीर्घकालीन और अल्पकालीन कोषों के बीच में संतुलन, बैलेंस बना के रखे। क्या करे? ये दायित्व होता है। किसका दायित्व होता है? मैनेजर का दायित्व होता है, फाइनेंस मैनेजर का दायित्व होता है कि वो क्या करे, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल और दीर्घकालीन कोषों में यानी कि फंड्स में, कोषों में यानी कि फंड्स में बैलेंस बना के रखे, यानी कि सामंजस्य, संतुलन को बना के रखे। ये बहुत जरूरी है। इसका जो तीसरा काम है, वो तीसरा कार्य जो है वो है हमारा लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय क्या होता है? लाभांश निर्णय को पहले हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत डिविडेंड होता क्या है पहले तो हम ये पता कर लेते हैं। लाभों में से लाभों का अंश, लाभ हमें लाभ हो रहे हैं उसमें से भी हम कुछ अंश अपने अंशधारियों को दे रहे हैं, वो कहलाता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, लाभ में से लाभ का अंश हम निकाल के देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। अब अंशधारियों को कितना डिविडेंड देना है? हमें आय हुई, हमको कुछ इनकम हुई या हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हिंदी में लाभ बोलते हैं। इनकम हुई या प्रॉफिट हुआ, उसमें से कितना हिस्सा मुझे किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है। शेयर होल्डर्स मतलब
इसे हिंदी में बोलेंगे अंशधारी। कितना हिस्सा मैं अंशधारी को दूंगी और कितना हिस्सा मैं इसको अपने पास रिजर्व करके रखूंगी। अपने पास रिजर्व करके क्यों रखना है? अपने पास रिजर्व करके इसलिए रखना है कि मेरी जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं या मेरी कंपनी के प्रति जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट करने के लिए। कौन सी लाइबिलिटीज़? डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर का रिडेम्पशन किया जाता है, या ये कह सकते हैं ऋण पत्रों का शोधन। इन शॉर्ट हम बता दें कि ऋण पत्रों का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट, या और भी जो मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट भी मैं किससे करूँगी? प्रॉफिट से, आने वाले प्रॉफिट से मैं पेमेंट करूँगी। ठीक, तो ये मेरे 3 हो गए हैं। अब मैं आपको इसको एक चार्ट के माध्यम से बताने से पहले मैं आप लोगों को मैनेजमेंट का अर्थ भी बता देती हूँ, फिर मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी इसे और अच्छी तरीके से। ठीक, तो मैनेजमेंट जो होता है फाइनेंस का मतलब तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया, उसके कार्य मैंने समझा दिया। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंध बोलते हैं, और जो मैनेजमेंट करता है उसे मैनेजर बोलते हैं या प्रबंधक बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना। सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियोजन करना। नियोजन, कैसी प्लानिंग करना? कि मनी का उपयोग कहाँ करना है, उसे किस प्रकार करना है, किन किन साधनों में मनी को लगाना है, ये सब नियोजन करना मैनेजमेंट का वर्क होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा ये है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्लानिंग करी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी, उनको इकट्ठा किया। ठीक, उनको इकट्ठा किया और उनके अनुसार इकट्ठा करने के बाद उनको काम सौंपा गया। उनकी योग्यता के अनुसार, जो कोई, देखो सभी लोग सभी काम में तो कुशल होते नहीं हैं, कोई काम ज़्यादा अच्छे से कर लेता है, कोई काम ज़्यादा अच्छे से कर लेता है, तो अलग अलग योग्यता रखने वालों को अलग अलग काम सौंपा जाता है। यानी कि उनकी हम लोग क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करना मतलब देखना कि वो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग करना मतलब इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शन करना, कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसा कर रहा है, सही प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसको सही तरीका बताना, ये होता है आपका डायरेक्टिंग करना या मार्गदर्शन करना। इसके बाद जो लास्ट आता है वो होता है कंट्रोलिंग करना। अब आपने फाइनेंस तो प्राप्त कर लिया है, फाइनेंस का प्रभावशाली उपयोग भी करना हमें आ गया है, लेकिन अगर हमने उसकी कंट्रोलिंग नहीं करी, कंट्रोलिंग मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग होता है नियंत्रण करना। अगर हमें कंट्रोलिंग करनी नहीं है, जैसे कहीं पैसा ज़्यादा मेरा जा रहा है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सब चीज़ें मेरी प्रॉपर चल रही है, लेकिन मैं खर्चे कम नहीं कर पा रही हूँ, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मेरा जो वित्त इकट्ठे करने का ऑब्जेक्ट है, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो जो बिजनेस का मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा फुलफिल नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कंट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दूँ। ठीक, तो ये इसके मैनेजर के 5 काम हो गए, या मैनेजमेंट के अंतर्गत इन 5 को इंक्लूड किया जाता है, जिससे हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, चार्ट के रूप में, कि जो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं वो कहाँ इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा FM, ठीक है। ये 3 तरीके के इसके काम हैं, 3 काम हैं इसके, फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है? विनियोग निर्णय करना। विनियोग निर्णय को हम लोग इंग्लिश में, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, क्या बताया है?
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैंने क्या बताया है इसको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद दूसरा होता है मेरा लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय को मैंने क्या बताया है? डिविडेंड डिसीजन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है, डिटेल में मैंने आपको समझाया है। और लास्ट होता है मेरा अर्थ प्रबंधन निर्णय। अर्थ प्रबंधन निर्णय को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक। अब इनका भी अलग अलग वर्क होता है। फर्स्ट जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन पे डिपेंड करता है। ये किस पे जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को बोलेंगे पूंजीगत व्यय निर्णय। इसका दूसरा होता है करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। इसका दूसरा काम क्या होता है? करंट एसेट्स, जिसे हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक। ये इसमें इसका काम होगा आपका, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। इसका मैनेजमेंट करना होता है। इसके बाद लाभांश निर्णय का इसका कोई पार्ट नहीं है। और जो आपका अर्थ प्रबंध निर्णय है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हिंदी में बोलेंगे हम लोग दीर्घकालीन स्रोत, ठीक है, दीर्घकालीन स्रोत। और ये जो अर्थ प्रबंधन निर्णय है ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को से रिलेट करता है, स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलेंगे पूंजी ढांचा। हिंदी में कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलेंगे पूंजी ढांचा। उससे रिलेटेड भी ये डिसीजन लेता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध इससे भी होता है। इसके बाद ही होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं अल्पकालीन कोष। इसके अंतर्गत हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का स्टडी करते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की स्टडी करते हैं, फाइनेंसिंग, ठीक है। अल्पकालीन कोष के वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल को बोलेंगे चालू कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल को बोलेंगे कार्यशील पूंजी, हाँ। इसके बाद ये जो हमारे होते हैं इससे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी डिटरमाइन होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी की लागत। इन दोनों सोर्सेज से पूंजी की लागत मेरी डिटरमाइन होगी, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि फाइनेंस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, मैनेजमेंट का अर्थ हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, फाइनेंस का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो वित्त का प्रबंध करना क्या कहलाएगा आपका? वित्त को सही तरीके से प्राप्त करना, ठीक है। उसको प्राप्ति किस प्रकार की जाए, उसका निर्णयन किस प्रकार किया जाए, नियोजन किस प्रकार किया जाए और उस पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ वित्तीय नियोजन, वित्त प्राप्ति, संपत्ति प्रबंध और वित्तीय स्रोतों को संतुलन स्थापित करने से है। मतलब वित्त प्रबंध हमारा क्या हुआ? वित्त प्रबंध जो है वो संस्था को वित्त प्राप्त करता है। वित्तीय प्रबंध का क्या काम होता है? वित्तीय प्रबंध में संस्था को वित्त प्राप्त कराना, ठीक है, एक कार्य हो गया। क्या कार्य हो गया? वित्त प्राप्त कराना, वित्त प्राप्त कराना। दूसरा काम क्या हो गया मेरा? मतलब वित्तीय प्रबंध का दूसरा काम क्या हो गया? वित्त प्रबंध का दूसरा काम हो गया नियोजन करना। तीसरा काम क्या हो गया? स्रोतों का पता लगाना,
चौथा काम क्या हो गया आपका, वित्तीय नियंत्रण करना। क्या काम हो गया, वित्तीय नियंत्रण करना। ये सब इसमें शामिल होते हैं, किसमें, वित्तीय प्रबंध में शामिल होते हैं, और इन सबको ही हम लोग वित्तीय प्रबंध कहते हैं। हार्वर्ड के अनुसार, हार्वर्ड ने अपनी एक डेफिनेशन लिखी है। हार्वर्ड ने क्या डेफिनेशन बताई है अपनी, हार्वर्ड ने बोला है कि वित्तीय प्रबंध से आशय वित्तीय क्रियाओं पर नियोजन व नियंत्रण की क्रियाओं को लागू करने से है। यानी कि वित्तीय प्रबंध से क्या आशय हो गया, वित्तीय प्रबंध से क्या आशय होगा कि जो वित्तीय एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कंट्रोलिंग करना, उसकी प्लानिंग करना, इट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये मेरा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। इन शॉर्ट मैं आपको समरी बताती हूँ कि आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। इस लेक्चर में हमने जो चर्चा करी है वो करी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध होता क्या है। उसको समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो शब्दों से मिलकर वित्तीय प्रबंध बना है। एक होता है वित्त और दूसरा होता है हमारा प्रबंध। वित्त को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वित्त होता क्या है। वित्त को हम लोग मनी कहते हैं, मनी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं कंपनी और बिजनेस से रिलेट करता है, बहुत आवश्यक होता है। वित्त जैसे हमारा ब्लड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, अगर हमारी बॉडी से ब्लड को निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी एक सेकंड भी खड़ी नहीं रह सकती, एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती। सेम बिजनेस से अगर मनी को हटा दिया जाता है, फाइनेंस को हटा दिया जाता है, तो उसका संचालन तो बहुत दूर की बात है, उसको आप एक पल के लिए भी चला नहीं सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का अर्थ मैंने आपको बताया है, उसके 5 उसमें तत्व निहित होते हैं, या उसके 5 कार्य होते हैं, ये बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग करना, ठीक है, और प्लानिंग करने के साथ साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन देखना, उसकी स्टाफिंग करना होता है इसमें, ठीक है, उसको डायरेक्ट करना होता है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना, और फाइनली उसको कंट्रोलिंग करना होता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस को मैनेज करने की एक कला है, उसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। कि फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, उसको किस तरीके से प्राप्त करना है, उसके यूज़ किस तरीके से करना है, किन साधनों में उसको लगाना है, किन सोर्सेस से उनको प्राप्त करना है, और उस पर कंट्रोलिंग करना किस तरीके से है, ये सब मैनेजमेंट होता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध ये कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।